हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संदीप कौशल और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हुई थी। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा हुआ था कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में हमने मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस के बाद में हमने आर्गुमेंट को पढ़ा हुआ था लास्ट लेक्चर में। अब इसके बाद में हम आज इस वाले लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले होंगे वो होगा पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और उनसे रिलेटेबल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट, तो यहाँ पर हम डिस्कस करें आर्गुमेंट जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आर्गुमेंट बेसिकली होता क्या था? आर्गुमेंट ये होता था कोई भी हमारा यहाँ पर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट अज्यूम ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इसको एक्चुअली हम बोलेंगे। एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और यहाँ पर जो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पॉइंट होगा a प्लस आई बी। राइट, अब यहाँ ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी r, दैट इज हम इसको बोल रहे थे क्या, मॉड z बोल रहे थे। तो यहाँ पर जो मॉड z हो रहा था, मॉड z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो रहा था, मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर और इस मॉडुलस का पॉजिटिव एक्स एक्सेस से लेकर के ये जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस से जो एंगल बना रही थी, राइट, दिस इज थीटा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस से जो एंगल बना रही थी हम उसको क्या बोल रहे थे, आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि हमारे ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर ये बना रहा है माइनस ए प्लस आई बी। राइट, ये माइनस ए प्लस आई बी बना रहा है। तो इस पॉजिटिव एक्स एक्सेस से लेकर के जो एंगल यहाँ पर बन रहा था वो क्या हो रहा था, आर्गुमेंट। इसको यदि हम पोलर फॉर्म में पढ़ाएंगे जब, तो वहां पर हम डिफाइन करेंगे कि ऐसा कोई भी एंगल जो पोलर यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही होगी उसको सेटिस्फाई करा दे, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट। बट यहाँ पर हमने एक और बात पढ़ी थी कि कोई एक यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू हो रही थी। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा कि जहां पर ये आर्गुमेंट की वैल्यू मींस थीटा की वैल्यू माइनस पाई से लेकर के पाई तक लाई कर रही है, थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई एंड पाई, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको एक एग्जांपल से समझे कि लेट अस हमारे पास में एग्जांपल है z इज इक्वल टू है 2 माइनस रूट 3i, नहीं 2 माइनस रूट 3i, माइनस 1 माइनस रूट 3i, माइनस 1 माइनस रूट 3i है और ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। राइट, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस बताना है और मॉडुलस के बाद में इसका ही आर्गुमेंट बताना है। ठीक, तो यहाँ पर हम मॉडुलस की बात करेंगे तो मॉडुलस इक्वल टू होगा मॉड z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत सिंपल होगा। यहाँ पर जहां पर कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे कंपेयर कर रहे हैं, a प्लस बी आई से। तो जब a प्लस बी आई से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 एंड b की वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट 3। तो यहां से हम इसको डिस्कस करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 3, यानी कि मॉड z की वैल्यू आ रही है 2। अब यहाँ पर जो पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज माइनस 1 माइनस रूट 3i, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो माइनस 1 माइनस रूट 3i, यहाँ पर माइनस 1 और माइनस रूट 3 यानी कि 2 पॉइंट्स मिल रहे। इट मींस ये कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में आकर के लाई करेगा माइनस 1 माइनस रूट 3। राइट, यहाँ पर माइनस 1 माइनस रूट 3i है तो इसको माइनस 1 माइनस रूट 3i इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरह से हम इसको एज अ पी पॉइंट की तरह से रिप्रेजेंट करेंगे माइनस 1 माइनस रूट 3i। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस 1 माइनस रूट 3i, इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और यहाँ पर जो एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सेस से लेकर के यहाँ तक का एंगल होना चाहिए। अब पॉजिटिव एक्स एक्सेस से लेकर के यहाँ तक का एंगल होना चाहिए और वहां पर क्या डिफाइंड है प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए होना चाहिए माइनस पाई से लेकर के पाई के बीच में लाई करना चाहिए। ऑलराइट, तो जब ये माइनस पाई से लेकर के पाई के बीच में लाई करेगा, अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि आर्गुमेंट इक्वल टू क्या होता था, आर्गुमेंट की वैल्यू यदि हमें फाइंड करनी होती थी तो थीटा इक्वल टू क्या होता था, माइनस पाई प्लस अल्फा। देखो यहां से माइनस पाई प्लस अल्फा, क्यों, यहां से लेकर के यहां तक क्या जा रहा है, माइनस पाई जा रहा है और यहां से लेकर के यहां तक यदि अल्फा आता है, इस एंगल को हम बोलते हैं अल्फा। तो यहां से लेकर के यहां तक माइनस पाई और ये जो रिटर्न होकर के आ रहा है इसको हम बोल रहे हैं अल्फा। तो इसको हम बोलेंगे माइनस पाई प्लस अल्फा और अल्फा को हम किस तरह से डिफाइन कर रहे थे, अल्फा को डिफाइन कर रहे थे तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉड b अपॉन a। राइट, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। अब यहाँ पर b की वैल्यू है माइनस रूट 3 और a की वैल्यू है माइनस 1। राइट, तो यहाँ पर माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ
-√3 अपॉन -1 दैट विल गिव √3। और जब इस √3 की वैल्यू यदि हम लिखें तो √3 क्या होती है, tan 60 की वैल्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं -पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ tan 60। और यहाँ पर जो 60 को हम लिखेंगे π/3, तो इससे हम फाइंड करेंगे कि इसका जो आर्गुमेंट की वैल्यू आ रही है दैट इज -पाई प्लस π/3 दैट इज इक्वल्स टू -2π/3, राइट। तो यहाँ पर हम जो -2π/3 होगा इट शुड लाई बिटवीन -पाई एंड पाई, राइट। -पाई और पाई के बीच में -2π/3 लाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर -2π/3। अब यदि हम यहाँ पर जनरली थीटा की बात करते हैं, तो जनरली थीटा क्या हो जाता है कि कोई भी ऐसा एंगल जो कि हमारे पोलर फॉर्म वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इट मींस जो कि हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसको हम बोलेंगे थीटा, जो कि हमारा क्या होगा, आर्गुमेंट। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू की बात करें तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में केवल इतना डिफरेंस आता है कि जो थीटा होता है वो -पाई से लेकर के पाई के बीच में लाई कर रहा है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं, जो थीटा होगा वो -पाई से लेकर के पाई के बीच में लाई करेगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं जहां पर कि हम मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि होगा हमारा 1 - i अपॉन 1 + i। लेट अज्यूम z इज इक्वल्स टू 1 - i अपॉन 1 + i है। इसमें हमें मॉडुलस ही बताना है और क्या बताना है, आर्गुमेंट भी बताना है। तो z इक्वल्स टू 1 - i अपॉन 1 + i लिखा हुआ है। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मींस डिनोमिनेटर 1 + i है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 - i हो जाएगा। और 1 - i का हम न्यूमरेटर और 1 - i का हम डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, z इज इक्वल्स टू आएगा फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया न्यूमरेटर में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 माइनस i स्क्वायर, 1 माइनस i स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। i स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर जब माइनस पुट करेंगे तो i स्क्वायर की वैल्यू 1 से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा -2i डिवाइड बाई 2। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर बचा हुआ है दैट इज -i, और -i को हम क्या लिख सकते हैं, -i को हम लिख सकते हैं 0 प्लस -1 टाइम्स ऑफ i, a प्लस i b के फॉर्म में लिख दिया, राइट। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 0 है, और b की वैल्यू क्या है, -1 है। a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -1। तो यहाँ पर हम मॉड z की बात करें दैट इज मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 0 प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर, ये मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब यहाँ पर हम आर्गुमेंट की बात करें तो आर्गुमेंट 0 प्लस ऑफ -1 टाइम्स ऑफ i है। इसको यदि हम ऑब्जर्व करें तो 0, -1 ये कहां पर लाई कर रहा है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। यहां तो ये कह सकते हैं कि हम यहां पर लाई कर रहा है, मींस नेगेटिव y एक्सिस पर लाई कर रहा है, और हमें अब बताना है इस नेगेटिव y एक्सिस, ये कोई इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर है, यूं आएगा, राइट। अब यहां पर हमें बताना है 0, -1 है, और इसको हमें बता 0, -1, राइट। अब हमें इसको बताना है कि इसका आर्गुमेंट क्या होगा। आर्गुमेंट के लिए हम फिर से जाएंगे, आर्गुमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, आर्गुमेंट। अब ये यदि हमारा इस क्वाड्रेंट में, यहाँ पर क्वाड्रेंट को नहीं डिसाइड करेंगे तो हमारा -y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो आर्गुमेंट क्या होता है, बेसिकली tan इनवर्स ऑफ mod b अपॉन a। ये क्या होता है, अल्फा होता है, बट हम अब अल्फा को किस तरह से डिफाइन कर रहे थे, वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, यदि यहां से लेकर के यहां तक जा रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, -पाई प्लस अल्फा, राइट। यहां से लेकर यहां तक जा रहा है तो -पाई प्लस अल्फा, वो क्या होगा, आर्गुमेंट, जहां पर अल्फा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। तो यहां यदि हम देखें तो -पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू क्या आ रही है, b इज इक्वल्स टू -1, और a की वैल्यू क्या है, 0। इट मींस tan इनवर्स ऑफ -1 अपॉन 0 मींस इनफाइनाइट। अब यहां पर इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है, tan में, tan में इनफाइनाइट वैल्यू होती है tan पाई की, tan पाई/2 की, तो -पाई प्लस tan
पाई बाई 2, अब यहाँ tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 2, tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 2, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस पाई प्लस पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा ये माइनस पाई अपॉन 2 हो जाएगा, राइट। और हम इसको डायरेक्ट समझ सकते थे, यहाँ से जो एंगल बन रहा है दैट इज आल्सो इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, राइट। यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस में जो एंगल बना रहा है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो कितना बन रहा है माइनस पाई बाई 2 बन रहा है। तो यदि हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई होल डिवाइड बाई 1 प्लस आई, तो इसका यदि हमें आर्गुमेंट और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है तो मॉडुलस हमारा आएगा 1 और आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट आएगा यहाँ पर माइनस पाई अपॉन 2। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के बाद में उस टाइप के एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो पोलर फॉर्म यहां पर हम पढ़ रहे हैं। यहां हम यदि पोलर फॉर्म की बात करें, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहां हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को डिसाइड करें। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन a प्लस आई बी, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं a प्लस आई बी से। तो यहां यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट अज्यूम दिस इज अ पॉइंट, वो क्या होगा a प्लस आई बी होगा। अब इस a प्लस आई बी को हम यहां से देखते हैं तो ये क्या होता है कि यहां से लेकर के यहां तक एंगल थीटा बना रहा होता है, और ये वैल्यू होती है b और यहां पर ये वैल्यू होती है a, राइट। तो यहां पर जो r है, r क्या डिसाइड करता है, r इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां पर x एक्सिस यानी रियल एक्सिस पर जो है वैल्यू वो a है और इमेजिनरी एक्सिस पर जो वैल्यू आ रही है वो b आ रही है। इस टाइप से हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा हुआ है अभी तक। अब यदि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो कि हमारा पॉइंट के रूप में लिखा हुआ है a, b के टर्म्स में लिखा हुआ है, क्या इस पॉइंट को हम r, थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं? इस बात को हम पहले समझेंगे। क्या हम इसी पॉइंट को r, थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, जहां पर कि r क्या है, इस पॉइंट की डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर के, और थीटा क्या है, इस पॉइंट का एंगल है। तो यहां पर देखो a, b क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम पॉजिटिव x एक्सिस तक a चले जाएं और पॉजिटिव y एक्सिस तक हम b चले जाएं, तो a, b हमारा पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब a प्लस आई बी किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, यदि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो कि अब क्या बन गया हमारा रियल एक्सिस, रियल एक्सिस पर हम a चले जाएं, और यहाँ पर पॉजिटिव y एक्सिस जो कि क्या बन गया इमेजिनरी एक्सिस, और इमेजिनरी एक्सिस पर हम b चले जाएं, रियल एक्सिस पर a चले जाएं, इमेजिनरी एक्सिस पर b चले जाएं, जो पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा, a प्लस आई बी मिलेगा। यानी कि हमने रियल यहां से जो a, b है, यानी कि ये रियल नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब a प्लस आई बी है, इस पॉइंट को हमने एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर दिया। यदि हम कोई एक ऐसा पॉइंट मिलता है, कोई ऐसा पॉइंट है जो कि ओरिजिन से पर्टिकुलर एंगल बना रहा है और पर्टिकुलर दूरी पर है, मींस ओरिजिन से कोई एक एंगल बना रहा है और उतनी डिस्टेंस पर है, यहां से ये लेकर के यहां तक ये डिस्टेंस फिक्स हो जाए और यहां से लेकर के कोई एंगल फिक्स हो जाए, तो डिस्टेंस और एंगल के बेसिस पर देखें तो हमें कोई एक ही पॉइंट मिलेगा, राइट। इस बात को समझना कि कोई एक फिक्स एंगल है और फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स एंगल और फिक्स डिस्टेंस है, तो हमें एक ही पॉइंट मिलेगा। तो क्या कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि फिक्स एंगल और फिक्स डिस्टेंस के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकता है? बिल्कुल, कि यही पॉइंट को हम एज ए फिक्स एंगल और फिक्स डिस्टेंस के बेसिस पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर इस पॉइंट को यदि हम देखें तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर के थीटा एंगल पर जा रहा है, और वही पॉइंट 0 यानी ओरिजिन से लेकर के r डिस्टेंस की दूरी पर है, मींस यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू r, और जो एंगल बना रहा है ये पॉइंट वहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर के इस लाइन के साथ में जो ये पॉइंट एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहां से लेकर के यहां तक जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा। तो हमें केवल एक ऐसा एक ही पॉइंट मिलेगा जिस पर कि एक डिस्टेंस और ये कोई फिक्स डिस्टेंस और फिक्स एंगल फिक्स हो, यानी कि दोनों चीजें बराबर हो, दोनों चीजों को हम रिप्रेजेंट करें। मींस यहाँ पर इस तरह से देखें कि हम यहाँ पर यदि 30 डिग्री से जा रहे हैं और 30 डिग्री से जा रहे के बाद 10 मीटर बाद हमें कोई एक पॉइंट मिलता है और उस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि r 10 मीटर है और 30 डिग्री है, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना
कि यहाँ पर कोई पॉइंट है जो कि हमारा एक डिस्टेंस से और उस एंगल से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसको हम और भी डिटेल में समझें यदि, तो इस पॉइंट को हम r कॉमा थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब r कॉमा थीटा के टर्म्स में यदि हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो क्या होता, यहां पर हम इस थीटा को a के टर्म्स में देखें, तो थीटा को a के टर्म्स में देखें तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, यहाँ पर O होगा, ये A होगा, ये B होगा, यहाँ पर AOB राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे जहां पर एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल O इज इक्वल टू थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज a अपॉन r। यहां से डायरेक्ट हम लिख देंगे a इज इक्वल टू r cos थीटा, और यहां से यदि हम sin थीटा की बात करें, sin थीटा तो b अपॉन r हो जाएगा, तो यहां से हम डायरेक्ट लिख देंगे b इक्वल टू r sin थीटा। अब a इक्वल टू r cos थीटा हो गया, b इक्वल टू r sin थीटा होगा। इसको यदि हम स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट और स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकंड, आफ्टर स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी आर एडिंग बोथ द इक्वेशन, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये सिंपलीफाई करके हम लिख सकते हैं r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस r को भी हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां से हम देख पा रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता था हमारा, मॉडुलस ऑफ z, राइट। यहां पर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z हो रहा है। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट बना ली। अब यदि हम z को रिप्रेजेंट करें तो z इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस ib, z इज इक्वल टू a प्लस ib। जहां पर हमने a को फाइंड कर लिया r cos थीटा, तो z इज इक्वल टू a को हमने फाइंड कर लिया r cos थीटा प्लस i टाइम्स ऑफ r sin थीटा, a प्लस ib हो जाएगा। अब इस z को हम लिख सकते हैं r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ z, और इसको हम बोलते हैं दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। जहां पर कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर है वो r और थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। r क्या है, r यहां से ओरिजिन से लेकर के इस कॉम्प्लेक्स नंबर वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस है, और थीटा क्या है, x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस जो इस r के साथ में एंगल बना रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं, और इसको हम थीटा को एज अ प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैल्यू भी पढ़ेंगे। तो यहां पर हमने देख लिया कि यहां से पॉजिटिव x एक्सिस ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। अब यहां यदि हम इस पोलर फॉर्म में हम आर्गुमेंट को डिफाइन करें, डायरेक्ट आर्गुमेंट को डिफाइन करें, तो ऐसा कोई भी थीटा जो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सेटिस्फाई करा रहा हो, यहाँ पर z इक्वल टू r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सेटिस्फाई करा रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जब हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें तो यही थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहां पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेट एज्यूम हमारे पास में कोई एक क्वेश्चन है, वन प्लस थ्री आई होल डिवाइड बाई वन प्लस थ्री आई होल डिवाइड बाई वन माइनस टू आई। ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस फाइंड करना है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें आर्गुमेंट फाइंड करना है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पोलर फॉर्म में लिखना है। यहां पर हम तीनों चीजें पढ़ेंगे, फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड राइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मॉडुलस और आर्गुमेंट को किस बेसिस पे फाइंड कर रहे थे, z की हम वैल्यू निकाल रहे थे। उसके बाद में हम देख रहे थे कि जो z है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आर्गुमेंट की वैल्यू निकाल रहे थे। इसको हम दूसरे तरीके से हम इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, उसके बाद भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस 3i होल डिवाइड बाय 1 माइनस 2i। तो इसका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ये हो जाएगा 1 प्लस 2i यहाँ पर और यहाँ पर भी हो जाएगा 1 प्लस 2i। तो ये क्या बनने वाला है, यहाँ पर यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2i प्लस 3i प्लस 3 टू 6i स्क्वायर होल डिवाइड बाई हो जाएगा 1 माइनस 2i स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 टू 4i स्क्वायर की वैल्यू -1, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि नीचे हो जाएगा 5 और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, राइट।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 - 6 दैट इज इक्वल टू -5 प्लस 5i होल डिवाइड बाई क्या आ रहा है, होल डिवाइड बाई माइनस माइनस प्लस, यानी 4 + 1 5। तो यहाँ से हमारे पास में z की वैल्यू आ रही है जो कि आ रही है -1 प्लस i। अब यहाँ पर जो हमारा z है कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। इससे यदि हम डायरेक्टली बात करें तो मॉड z की हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो मॉड z तो आ जाएगा डायरेक्टली हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसमें हम आर्गुमेंट की बात करें, अभी हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, इसको हम इंडिविजुअली यहाँ से भी हम मॉडुलस और आर्गुमेंट देख रहे हैं, उसके बाद पोलर फॉर्म से भी मॉडुलस और आर्गुमेंट देखेंगे। यहाँ पर यदि हम आर्गुमेंट की बात करें फिर से हम वहीं पर जाएंगे, ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि -1, -1, ये हमारा कहाँ पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, राइट। और यहां से हमें देखना है कि इस एंगल यहाँ पर जो थीटा बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में बन रहा है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसको ही हम बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो लेट अज्यूम दिस इज अल्फा, यहाँ पर -1 से लेकर के 1 जा रहा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ b अपॉन a, जहां पर b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 1, तो अल्फा इक्वल्स टू हम लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ 1, और 1 की वैल्यू हम लिखते हैं अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan π/4, तो अल्फा इक्वल्स टू आ जाता है π/4। ये तो बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है कि अल्फा को फाइंड करना है, बट हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब यहाँ से यदि हम जाएंगे यहाँ तक, तो यहां से लेकर के यहां तक जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पाई माइनस अल्फा। भाई यहां पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखना है, तो पाई माइनस अल्फा वो क्या होगा, हमारा थीटा होगा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू है π/4, तो यहां से हम लिखेंगे पाई माइनस π/4 दैट इज इक्वल्स टू 3π/4। ये क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट। ये तो हमने उस तरह से पढ़ा हुआ है जहां पर कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर के उस आर्गुमेंट की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने अल्फा की वैल्यू π/4 फाइंड की है, अल्फा ये है, राइट, और थीटा यहां से लेकर यहां तक है। हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, हमें एक्चुअल में फाइंड करना है थीटा, तो हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं। भाई पाई यहां से लेकर क्या तक जा रहा है, उससे अल्फा रिटर्न हो गए, यानी पाई से माइनस अल्फा को क्या देगा, थीटा देगा। तो यहाँ पाई माइनस अल्फा दैट विल रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है 3π/4। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, पोलर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां से भी हम इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और मॉडुलस फाइंड करेंगे, राइट। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं z इक्वल्स टू -1 प्लस i लिखा हुआ है, और r की वैल्यू क्या होती है, r इक्वल्स टू होता है √a² प्लस b स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट विल गिव √2, राइट। अब यहां पर यदि हम इसको रिप्रेजेंट करें किसमें, पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में होता है r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब थीटा जो है वो क्या है, 3π/4 है, और r की वैल्यू क्या है, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं √2 टाइम्स ऑफ cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4, cos 3π/4 plus I sin 3π/4, where 3π/4 is the argument of this complex number, और जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है दिस इज द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम अब यहाँ पर r से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये हमारा क्या होगा, थीटा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम चलते हैं, इफ नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में है जहां पर कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें, पोलर फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, इफ z इज इक्वल्स टू i-1 होल डिवाइड बाई cos π/3 प्लस i sin π/3, cos π/3 प्लस i sin π/3, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इन पोलर फॉर्म, इसको रिप्रेजेंट करना है इन पोलर फॉर्म। यदि ये यहां पर हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा होता
आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे, ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही लिखा हुआ है, मींस पोलर फॉर्म में ही लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है। बट यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है वो i-1 होल डिवाइड बाय cos पाई बाय 3 प्लस i sin पाई बाय 3 है, और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में, यानी कि इसको हमें किसी तरह से इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल z इक्वल्स टू i-1 है, तो यहाँ पर हम z इक्वल्स टू देखेंगे तो i-1 cos पाई बाय 3 दैट इज cos 60, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस i टाइम्स ऑफ sin 60 1/√3/2। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ i-1 होल डिवाइड बाई 1 प्लस √3i, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस √3i, तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस √3i, क्या आएगा ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ i से इसका मल्टीप्लाई करा रहे तो i हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा माइनस √3 टाइम्स ऑफ i स्क्वायर, तो हम i स्क्वायर की वैल्यू इधर से ही लिख लेते हैं, समझ में आ रही ना, माइनस √3 टाइम्स ऑफ i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस टाइम्स ऑफ √3 हो जाएगा। अब इसका हमने मल्टीप्लाई i में करा दिया, अब ये हमारा हो जाएगा प्लस ऑफ √3i होल डिवाइड बाई, ये क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस √3i स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो 2/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर i के टर्म्स एक तरफ, और तो यहाँ पर जो रियल टर्म है तो क्या है √3 माइनस 1/2 प्लस i टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1/2, i टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1/2। अब ये जो z है वो a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिख लिया हमने, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में इतनी बात को लिखा हुआ है। अब यदि हम यहाँ पर देखें z इज इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब आगे यदि हम कंप्लीटली सॉल्व करें, इसको हम आगे यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू z a प्लस आई बी। अब यदि हम यहाँ पर r की बात करें, हमें यहाँ पर चाहिए क्या, r चाहिए, और क्या चाहिए थीटा चाहिए। तो यदि हम r से देखें तो r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, जो कि a की हम वैल्यू डायरेक्टली लिखते हैं √3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस हम यहाँ पर b की वैल्यू डायरेक्टली लिखते हैं √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या निकल करके आएगा, इसको हम डायरेक्टली 2 को बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट से, यहाँ पर भी 2 स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2 स्क्वायर है, बाहर निकल के आएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ से 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, दैट इज 2√2, 1/2 टाइम्स ऑफ 2√2। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू आ गई √2, r इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पर हमारे पास में r की वैल्यू तो आ गई है, बट हमें चाहिए क्या है थीटा। तो यहाँ पर a है, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है a लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम देखते थे r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r cos थीटा को हम क्या लिखते थे a के इक्वल लिखते थे, r cos थीटा इज इक्वल टू a। तो r की वैल्यू कितनी है √2, cos थीटा इक्वल टू, अब a की वैल्यू कितनी है √3 माइनस 1/2। यहाँ से हम देख पा रहे हैं तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, cos थीटा इक्वल टू आ रहा है √3 माइनस 1/2√2। सिमिलरली हम यहाँ पर देखते थे r sin थीटा इक्वल टू b होता था, तो इसको हम कंपेयर करेंगे r sin थीटा इज इक्वल टू b, जो कि b क्या गिवन है हमारे पास में √3 प्लस 1/2। तो यहाँ से हम देखेंगे sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3 प्लस 1/2, और 2 में मल्टीप्लाई होगा r का, यानी 2√2 हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पर हमारे पास में cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज तो आ गई हैं, बट हमें यहाँ पर चाहिए क्या है थीटा चाहिए होगा। तो अब यहाँ पर थीटा को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। राइट, यहाँ पर हमें थीटा को डिस्कस करना है, तो ये sin थीटा की वैल्यू आ गई, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। लेट अज्यूम दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड, और हम यहाँ पर sin थीटा अपॉन cos थीटा की बात करें, sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो कि क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर sin थीटा इक्वल टू लिखा है √3 प्लस 1/2√2, √3 प्लस 1/2√2 हो जाएगा।
और यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू लिखी हुई है √3 - 1 अपॉन 2 √2 √3 - 1 अपॉन 2 √2। अब यहाँ से 2 √2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच क्या रहा है √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ऐसा क्यों किया जा रहा है यहाँ पर? ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कि हमें थीटा की वैल्यू इजिली फाइंड हो सके। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा हुआ, तो यहाँ पर ये tan थीटा हो जाएगा, राइट। इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ पर √3 कॉमन लें तो 1 + 1 अपॉन √3, यहाँ पर 1 - 1 अपॉन √3। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ यदि हम √3 कॉमन लेते हैं तो आएगा 1 + 1 अपॉन √3, और यहाँ से यदि हम √3 कॉमन लेते हैं तो आएगा 1 - 1 अपॉन √3, राइट। इसको हम कैंसिल कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में जो tan थीटा लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इस tan थीटा को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, tan π/4 tan A प्लस tan π/6, राइट। यहाँ पर tan 60 की वैल्यू तो 1 अपॉन √3 हो, tan 30 की वैल्यू, और यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस tan π/4 इंटू tan π/6। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B लिखा हुआ है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। तो इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू tan A प्लस B। ये हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ चुके हैं। तो tan A प्लस B यानी tan π/4 प्लस tan, यहाँ पर tan π/4 प्लस π/6। तो यहाँ से हम कंपेयर करके लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू π/4 प्लस π/6। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, क्या ये π/4 प्लस π/6 माइनस पाई और पाई के बीच में लाई कर रहा है? यदि कर रहा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये इसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैल्यू इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 + 4 10 बाई, या 6 4 या 24। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 5π/12। और जो 5π/12 है वो कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है, वो -पाई से पाई के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें रिप्रेजेंट किस में करना था, पोलर फॉर्म में करना था, ऑलराइट। तो पोलर फॉर्म में होगा r की वैल्यू कितनी आ रही थी √2, और यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू है 5π/12 प्लस I sin 5π/12। ये क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट हो जाएगा इन द टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म।